नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज न्यूज या NSNV इंडिया न्यूज। फेसबुक पर देखें तो हमारे पर्सनल पेज विवेक कुमार या पॉडकास्टर विवेक पे भी देखेंगे। लेकिन हम इस समय बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटिक्स पे। बिहार का चुनाव है और इस चुनाव में गर्माहट इसलिए भी है कि कल नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जी मोतिहारी में आगमन कर रहे हैं और इसमें जन स्वराज के जो काफी अग्रेसिव चुनाव प्रचारक के तौर पर जाने जा रहे हैं और चुनाव की तैयारी करने वाले जाने जा रहे हैं सुबोध कुमार जी, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे बात करेंगे और तमाम चीजें जानेंगे से इनकी तैयारी ऐसा मजबूत कैसे बना, कैसे ये अग्रेसिव चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे मोदी जी को ये जवाब देंगे चीनी मिल पे और तमाम बातों पे। सबसे पहले सुबोध जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का। चुनाव की तैयारी कल्याणपुर में आप कर रहे हैं लेकिन चर्चा पूरे बिहार में है। मोतिहारी अगर डिस्ट्रिक्ट को मतलब बहुत छोटी बात हो जाएगी लेकिन बिहार में आप चर्चा बन गए हैं, क्या कारण रहा, कैसा ये तैयारी है जो पूरे बिहार में आपकी चर्चाएं चल रही है? आप लोगों का प्यार है और बस मैं एक ही काम करता हूँ, ईमानदारी से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। जो एक्चुअल मुद्दा थे, जो राजनीति यहाँ की मुद्दा विहीन हो गई थी, सिर्फ जाति पे धर्म पे केंद्रित होकर के अगड़ों पिछड़ों पे राजनीति होता था। आज आकर के अब लगता है लोगों को कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया, जो राजनीति में समाज सेवा के लिए आया है। पहले लोगों ने राजनीति की परिभाषा गलत रखी हुई थी। पहले राजनेताओं का मतलब ही था कि चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो और अपना घर भरो। लोगों को एक बात समझ में आ रहा है कि सुबोध तिवारी कम से कम पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया। पैसा कमाने के लिए इसके पास ईश्वर ने साधन दे रखे हैं। अगर इसको पैसा चाहिए तो बिजनेस व्यापार से कमा लेगा। ये आदमी सच्चे मन से समाज को बदलने के जो प्रयास प्रशांत जी कर रहे हैं उसमें कंधा लगाने के लिए है। प्रशांत जी का आपने नाम लिया, प्रशांत जी का नाम लिया तो वहां पे हम आपको रोकेंगे थोड़ा, क्योंकि जब राज्य स्तर के लिए पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो चाहे राजद का हो या भाजपा का या जदयू का, ये तीनों टेंशन में चले गए हैं प्रशांत जी से। वैसे ही आप कल्याणपुर में आए तो विपक्ष के जो सचिंदर प्रसाद सिन्हा है या अन्य कैंडिडेट है या सत्ता में अभी जो है सिटिंग MLA मनोज यादव, ये सभी आपको जैसे टेंशन में चले गए हैं। तो प्रशांत किशोर के कदमों पे चल के उन्हीं के जैसा दूसरों को टेंशन दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है, थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से समझिए। प्रशांत जी दूसरों को टेंशन देने के लिए नहीं है। नहीं, सुनिए, पार्टियों में चर्चा चलता है, सही आकर हमको दिक्कत दे रहे हैं। आप अगर गद्दी पे बैठ करके लूट रहे हैं और अगर कोई ईमानदार आदमी खड़ा हो जाएगा और जब आपको पता लगेगा कि भैया इसकी ईमानदारी से जनता इसके साथ खड़ी होगी तो आपको तो टेंशन होना चाहिए। अगर हो रहा है तो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। तो ऐसे टेंशन तो हम और ज्यादा दें, ये तो चाहिए। ये तो जनता खुश होती है इस बात से कि हम ऐसे टेंशन दें। सत्ता पक्ष वाले टेंशन में जाओ तो समझ में आता है, विपक्ष वाले भी जा रहे हैं ना भाई। विपक्ष वाला इसलिए टेंशन में जाता है कि उसको इस बात की समझ थी पहले से कि सत्ता पक्ष वाले ने इतना लूट मचाया हुआ है 5 साल में कि जनता हमको वोट देती। अब ये सुबोध तिवारी कहां से आ गया? ये तो दिल्ली में अपना व्यापार करता था, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के समाज सेवा में आ गया। अब जो नाराज जनता थी सत्ता पक्ष से वो तो सुबोध तिवारी के पास चली गई, विकल्प बढ़ गया। और मैं आपको बताऊं, जनता सिर्फ सत्ता पक्ष वाले से ही नाराज नहीं है, विपक्ष वाले जो पहले सत्ता पक्ष में थे उनसे भी नाराज हैं। आप जिस व्यक्ति का नाम लेना चाह रहे हैं वो पहले केसरिया से विधायक थे, उसके बाद कल्याणपुर से विधायक हुए। आप इसका कारण पता करिए। नाम लेने से आप बच रहे हैं क्या? आप पता करिए, मैं क्यों नाम लूं किसी का। आप पता करिए कि केसरिया से कल्याणपुर क्यों आए। केसरिया से कल्याणपुर इसलिए आए कि केसरिया की जनता ने उनको नकार दिया था कि अगर इनको केसरिया दोबारा लाएंगे तो ये बुरी तरीके से हारेंगे। तो कल्याणपुर में आ गए और कल्याणपुर में लड़ाई कुछ इस तरीके से हो गई, उस समय भी वोटों का विकेंद्रीय मतलब बट गया, जिसकी वजह से वो चुनाव जीते थे। मैं अब आगे इसमें क्या कहना चाहूंगा। दूसरा चीज है, जिनकी बात कर रहे हैं वो बड़े बड़े मंत्रियों को ले आकर कल्याणपुर में खड़ा कर दे रहे हैं। पिछले 2 दिन के पहले की बात बताएं तो आपको पंचायत राज मंत्री को बुला दिए और तमाम कार्यों को गिना रहे हैं। आप बोल रहे हैं से हम आएंगे तो विकास करेंगे। उसको आप कैसे आप देख रहे हैं, कैसे उस चुनौती के रूप में लेंगे? देखिए, कोई चुनौती के रूप में हम नहीं ले रहे हैं। आप जिस मर्जी मंत्री को बुला लीजिए, आप मंत्री तो छोड़ दीजिए, बिहार सरकार के मंत्री को कौन पूछने वाला है जब देश के प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, इतना पहले से दौरा कर रहे हैं।
और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। एक मोदी जी के नाम पे वो म्युनिसिपैलिटी से लेके और प्रधानमंत्री तक का चुनाव लड़ते हैं। तो अपना तो चेहरा है नहीं किसी के पास, अपना तो मुद्दा नहीं है, अपनी तो बातें नहीं है। क्योंकि जब आप बात कैमरा पे आकर करेंगे तो जब आपके काले कारनामे के चिट्ठे खुलने शुरू होंगे तो आप जवाब दे नहीं पाइएगा। मोदी जी का नाम लिया तो अब उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। 2014 का चुनाव था, उन्होंने आया था और बोला था से इससे चीनी मिल का चीनी का चाय पियेंगे। फिर 2025 के चुनाव में आ रहे हैं। 14 के बाद 19 का चुनाव हुआ, 20 का चुनाव हुआ, फिर 24 का चुनाव हुआ, अब 25 का चुनाव है, अब फिर आ रहे हैं। आपका इस पे क्या बोलना रहेगा? देखिए, समस्या ये नहीं है कि मोदी जी क्या बोलकर चले गए और क्या नहीं किया। समस्या ये है कि जो हमारी जनता है वो इस बात को नहीं समझी। एक बार ठगे जाने के बाद भी दोबारा ठगी गई। और उससे भी बड़ी समस्या है कि आप लोग ये भाजपा के नेता से नहीं सवाल करते। नहीं, सवाल तो हम लोग करते हैं, तो आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। मोदी जैसा नहीं, लेकिन उनके प्रवक्ता जब आते हैं, उनके कैंडिडेट आते हैं, हम तो रोज ही इस बात को उठाते हैं कि भैया मोदी जी चीख चीख कर बोले थे कि मोतिहारी के चीनी मिल के चीनी से बना हुआ चाय पीऊंगा। उसके बाद मोतिहारी आए, किसी ने नहीं पूछा। आज फिर आ रहे हैं कल, आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या होने वाला। इसमें मैं अब उनके बारे में मैं क्या जवाब दूंगा? ये जनता समझ रही है। जनता कहती है विकल्प नहीं था इसलिए भाजपा को वोट। विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं, उनको कटघरे में घेरते हैं, तो आप तो सवाल करेंगे इससे आप विकास क्यों क्या किए हैं, और आपने जो बोला था चाय पिलाने वाली बात वो पूरा क्यों नहीं किए। विपक्ष का काम ही है सवाल करना। रोज ही करते हैं हम तो हर मंच पे इस बात को करते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये प्रश्न मुझसे आपका नहीं बनता, ये प्रश्न भाजपा वाले से पूछिए। मैं तो खुद ही आपके साथ खड़ा होकर के ये प्रश्न लोगों के सामने रोज रखता हूं। जो अभी आप सदन में नहीं पहुंचे हैं आप लोग, लेकिन जो पार्टी के तौर पे हैं, विपक्ष का काम होता है जो सत्ता पक्षी खामियां है उसका सवाल उठाना, और उससे रिलेटेड हम लोग का भी कर्तव्य बनता है से हाँ विपक्ष वाले से पूछे से हाँ सत्ता पक्ष वाले ये बोले तो क्या ये पूरा किए, आप किस मजबूती के साथ ही आवाज उठा रहे हैं, वो जो वादा किए थे वो पूरा किए या नहीं? पूरी मजबूती के साथ इस आवाज को उठाते हैं। और मैं लोगों के बीच जब जाता हूं, जनता के बीच जाता हूं, जो सो कॉल्ड भाजपा के वोटर हैं, उनसे मैं ये प्रश्न करता हूं कि आप मुझे ये जवाब दीजिए कि 2014 में जब मोदी जी ने आपको वादा किया था कि चीनी मिल खुल जाएगा और 2014 में आपने उनके वादों पे भरोसा करके बहुत वोट दिया और यहां से आपने आदरणीय राधा मोहन बाबू को एमपी बनाया, वो कृषि मंत्री बन गए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, आपका चीनी मिल नहीं खुला। जब आप धोखा हो गया आपके साथ तो फिर 2019 में क्यों दिए? लोग कहता है कि हमारे पास विकल्प नहीं था, हम लोग लालू जी के जंगल राज के डर से मोदी जी को वोट देते थे। आज वो विकल्प आ गया है तीसरा। जो लोग लालू जी के डर से भाजपा को वोट करते थे वो भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं, वो जनसुराज को वोट कर रहे हैं। और जो लोग भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते थे वो अब लालू जी को वोट नहीं करेंगे, वो जनसुराज को वोट करेंगे। दूसरा चीज आएगा, लालू यादव जी का भी नाम लिया, जिक्र किया। राजद एमवाई समीकरण के साथ हमेशा चुनाव लड़ती थी, इस बार भी उस समीकरण को लेकर चुनाव लड़ना चाह रही है। मेरा बात पूरा सुन लीजिए, वो लड़ना चाह रही है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है मुस्लिम के पक्ष से हमारा जो 18% वोटर है, हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहता है सरकार में या राजद में, कोई बड़े पोस्ट पे नहीं रहता है, तो हमारे एमआई समीकरण का क्या मतलब है? इसको आप किस प्रकार से लेते? देखिए, ऐसा है विवेक जी, आपके प्रश्न बड़े अच्छे हैं। तो वोटर का साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा जी। 3 अलग अलग ध्रुव में वोटर बटा हुआ है। एक ऐसा है, जब आपने नाम लिया, एक पर्टिकुलर समुदाय ऐसा है जो लालू जी को अपना नेता मानता है, उनको वोट करता है। हाँ, विकल्प नहीं होने का कारण। नहीं, पहले सुनिए तो सही। लालू जी अच्छा करे बुरा करे, वो उनका नेता मानता है, उनको वोट करेगा। ठीक। अब रही बात एमवाई समीकरण बोला, तो यादव वोट उनको मैक्सिमम करते हैं जी। अब रही बात मुसलमानों की, मुसलमान को लालू जी के साथ कोई सिंपैथी नहीं है। मुसलमान को सिर्फ इस बात की चिंता है कि भाजपा को कौन हराएगा। तो भाजपा को हराने के लिए कोई खिलाड़ी मैदान में था नहीं, इसलिए वो देते थे। अब वो सारे के सारे मुसलमान वोटर उनसे निकल चुके हैं, सब जनसुराज में हैं। और क्योंकि इन्होंने तो उनको ठगने का काम किया इतने सालों में, आज 18% करीब करीब वोट है जिनके पास। उनकी जो सीट की संख्या बननी चाहिए, करीब 40 सीट बनना चाहिए 243 में। हमारे यहाँ कितना सीट में, यहाँ पे कितना सीट उन्होंने दे रखा है, कितने सीटों पे मुसलमान को चुनाव लड़ाया है, ये बात ही मुसलमान को नहीं समझ में आता है।
सबको बहुत अच्छे से समझ में आता है। जन स्वराज क्या उनके हिस्से का सीट उनको देगा? 40 सीट क्लियर है, ये तो डिक्लेयर है। हर समुदाय से किसको कितना सीट देना है पहले दिन हमारे नेता ने डिक्लेयर कर रखा है। हाँ, तो 40 सीट मुस्लिमों को मिलेगा। हाँ, 40 सीट मुस्लिम को मिलेगा, 70 सीट ईबीसी को मिलेगा, महिलाओं को 40 सीट मिलेगा। इस तरीके से क्या उनके तरफ से भी पार्टी में कुछ बड़े पोस्ट दिए जाएंगे जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं? पहले से हैं ऑलरेडी बड़े पोस्ट पर। कुछ लोगों का अगर छोड़ दे, आफाक अहमद हैं और कुछ लोग ही दिखते हैं। कुछ लोगों क्या, तो पहला एमएलसी का एक चुनाव होना था जी, और उसको हमने मुसलमान से शुरुआत किया। आफाक जी को हमने चुनाव लड़ाया और वो जीते। और हमारे दल में भी देखेंगे आप, हमारे दल में एक बात को समझिए, हर समुदाय के लोगों को बराबर भागीदारी दी गई है। आप जिला स्तर की कमेटी को उठाकर देखेंगे तब भी, आप राज्य स्तरीय कमेटी को देखेंगे तब भी, जो हमारा चुनाव समिति को उठा करके देखेंगे तब भी, हर छोटे छोटे या बड़े बड़े विंग में हर जगह पे हिस्सेदारी सबकी बराबर। अच्छा, दूसरा चीज, विपक्ष वाले सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष वाले विपक्ष पे सवाल उठा रहे थे, तो विपक्ष में एक चीज देखा गया इस बार बिहार बंद के समय पे, जब कन्हैया कुमार, पप्पू यादव राहुल गांधी के साथ मंच साझा करना चाह रहे थे, नहीं करने दिया गया। किस प्रकार से देखते हैं? तेजस्वी के सामने दूसरे को लाने में लालू परिवार को दिक्कत होता है या तेजस्वी को उससे खतरा है? ये बात बड़ा स्पष्ट है जी कि बिहार के अंदर जो महागठबंधन है, वो महागठबंधन में सिर्फ लालू जी का चलता है और तेजस्वी जी का चलता है। वो जैसे चाहेंगे बाकी पार्टियों को उनका पिछ लग्गू बनना पड़ेगा जी। अब कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता हैं, पप्पू यादव अपने आप को कांग्रेस का नेता बताते हैं, और तेजस्वी यादव कैसे चाहेगा कि कोई और नेता का कद उनसे बड़ा हो जाए? रीजन क्या है? क्योंकि पप्पू यादव के जाने से तेजस्वी यादव का अस्तित्व तो गिरेगा नहीं। एक बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी अभी देखिएगा तो राजद ही है बिहार में सबसे अधिक सीटों के साथ, तो उनको खतरा क्यों पप्पू यादव से हो रहा है, क्यों कन्हैया कुमार से हो रहा है? देखिए, इसका तो विस्तार पूर्वक जवाब तेजस्वी यादव देंगे कि उनके मन में क्या था और क्यों रोका। मेरा प्रश्न तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से है। मैंने देखा पप्पू यादव का वीडियो, रो रहे थे वो, लिटरली मुझे मारा, मुझे धक्का दे दिया, कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया। अगर इन लोगों में इतना सा भी स्वाभिमान होता तो उसी दिन पार्टी छोड़ दिए होते। स्वाभिमान ही नहीं है। अच्छा, आपके अनुसार से कन्हैया कुमार बड़े नेता हैं या तेजस्वी यादव? देखिए, दूसरे क्वेश्चन इसमें रहेगा, काबिल कौन है? तेजस्वी यादव ज्यादा काबिल है या कन्हैया कुमार? आप जब दोनों प्रश्न करेंगे तो जो पहला प्रश्न आपने किया कि दोनों में बड़ा नेता कौन है, अब बड़ा नेता का आप आधार क्या लेते हैं? बड़ा नेता में अगर जनाधार लेंगे, समर्थन लेंगे, तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव बड़ा नेता है। ठीक है। और जब काबिल की बात करेंगे तो कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव में कोई तुलना ही नहीं है। कन्हैया कुमार एक एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जेएनयू में रहे हुए हैं, और तेजस्वी जी क्या है वो आप जानते हैं, वो महाविद्वान है। मैं उन पर ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपके जो नेताजी हैं वो कहते हैं 9वीं तक पास नहीं किए। अब बंद कर दिया। बोलते हैं कि जब हम लोग 9वीं फेल बोलते थे तो उनको बड़ा बुरा लगता था, तो अब हमारे प्रशांत जी भी बोलते हैं कि लालू जी के एक ट्वीट था, आई वॉज 9th पास, तेजस्वी यादव का कमेंट था। इस अंग्रेजी पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, अब वो 9th पास थे या 9th फेल थे? जी, प्रशांत जी कहते हैं कि अब एक बार 10वीं पास कर जाइए, हम लोग मान लेंगे अब 10वीं पास है। इसमें विवाद का तो कोई बात ही नहीं। चलिए, मैं तो उसको सर्टिफिकेट देखा नहीं हूँ, ये तो सब मीडिया का बात है। आके वो पुरजोर खंडन करे कि नहीं जी प्रशांत जी झूठ बोल रहे हैं, हम 9वीं पास फेल नहीं, हम 9वीं पास हैं। खंडन कर दें, कुछ सर्टिफिकेट दिखा दें, लोग मान जाएगा। तो हमारे नेताजी भी मान जाएंगे कि नहीं मेरी गलती थी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए अब आपके पार्टी पे आते हैं। आपके पार्टी में एक पॉपुलर पर्सन शामिल हुए हैं, मनीष कश्यप, जौन स्वराज में, भाजपा को छोड़कर सबसे बड़े यूट्यूबर बिहार का। अगर जर्नलिज्म में देखें तो बिहार का आवाज उठाया, अब बिहार की समस्याओं को दूर करने के लिए जन स्वराज में जुड़े हैं। उनको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छे से देख रहे हैं। जन स्वराज दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही बना कि हर वो व्यक्ति जो बिहार में एक नया व्यवस्था चाहता है, जो बिहार में पलायन रोकने में अपना मदद देना चाहता है, जो यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में अपनी मदद देना चाहता है, उन सबका स्वागत है। जो मनीष कश्यप जी का भी उसमें स्वागत है। जो कल तक बोलते थे ये नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है, आज उनको वो बोल रहे हैं से विकास नहीं कर रहे हैं, उन पर कई आरोप लगा रहे हैं और आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये इस मेनोलॉजी को समझ नहीं पा रहा है लोग से। हाँ, आप भाजपा में थे तो आप विकास पुरुष समझ जाएंगे। आप समझिए, एक बात को समझिएगा, लोकतंत्र क्या है।
लोकतंत्र में आप किसी विचारधारा से हैं और मैं किसी विचारधारा से हूं, और आपको लग रहा है कि मैं एक्स विचारधारा के साथ देश को बदलने में अपना एफर्ट लगाता हूं। जब आप काम करेंगे तो समझ में आएगा ना कि उसकी विचारधारा आपको सूट करती है या नहीं करती। आइडियोलॉजी की बात की है। अब मैं यहाँ पर काउंटर करूंगा। आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो 2 दिन में किसी की आइडियोलॉजी चेंज नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन मनीष कश्यप जी का 2 दिन में उनका आइडियोलॉजी चेंज करते हुए दिखा गया। और पहले का जो भाषण देखिए, उनका स्टेटमेंट देखिए, और यहाँ पे आने के बाद उनका आइडियोलॉजी का ही पता नहीं चल रहा है से किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, किस विकास को लेकर वो चल रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। समझिएगा बात को। मनीष कश्यप जी से आप मिलेंगे, सारे प्रश्न का मनीष से जवाब देंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं जनरल तरीके से जो समझा रहा हूं उसको समझिएगा, समझ में आ जाएगा। राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्ति किसी दल के साथ जुड़ के काम कर रहा है। मनीष कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी में उस समय थे जब जन सुराज पार्टी के रूप में कार्यरत नहीं थी, और लोगों को जब विकल्प ही 2 था, एक आरजेडी था और एक बीजेपी था, कि भैया हमें से किसी एक के साथ खड़ा होकर के अपनी राजनीतिक काम करना है। मनीष जी को लगा कि भारतीय जनता पार्टी शायद लालू जी से अच्छी व्यवस्था है, वो उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन जो वो सोच कर रहा है, जो वो चाहते थे, वो चीजें उनको नहीं दिखी। एक समय के बाद जब नहीं दिखी और उनको ये लगा कि नहीं, एक्चुअल में जो मैं करना चाहता हूं वो कोई कर सकता है तो जनसुराज कर सकता है, तो उन्होंने इस चीज को महसूस किया और भाजपा को छोड़ दिया। तो अच्छी और यहाँ पे आ गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2 बातें मैं बताऊंगा। कन्हैया कुमार पहले से राजनीति करते हैं, आप लोग के विपक्ष में भी हैं, आपसे उनका गठबंधन भी नहीं होगा। आपके नेताजी कभी उनकी आलोचना भी किए, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया सर प्रशांत जी आपको कैसे लगता है बिहार में यात्रा लगाए, तो तारीफ किए। लेकिन वहीं मनीष कश्यप से जब सवाल पूछा जाता था तब बोलते वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेके आए हैं, बिहार को लूटेंगे और चले जाएंगे। आज उसी कंपनी में वो शामिल हुए हैं और वो कंपनी आज अच्छा हो गया। ये कौन सा विचारधारा है? देखिए, मनीष कश्यप जी ने, जहां तक मेरे जानकारी में है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात तो मैंने कहीं सुनी है जो उन्होंने बोला, क्योंकि कई बार बोले हैं ना, सारे ही बोलते थे, सिर्फ अभी मनीष कश्यप की बात नहीं थी। बिहार के जितने भी नेता हैं वो यही बोलते हैं कि व्यापारी है, व्यापार करते हैं। भाई, व्यापारी को आप, व्यापार करने वालों को व्यापारी नहीं बोलेंगे तो चोर तो नहीं बोल सकते। तो कोई हमारे नेता को चोर तो नहीं बोला, यही बोला ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक, लेकिन राजनीतिक सेवा है, कंपनी नहीं है। जब उन्होंने आए, उनका जो पृष्ठभूमि था, सबका कोई पृष्ठभूमि है। आप पत्रकार हैं, मैं व्यापारी हूं। अगर हम दोनों राजनीतिक जीवन में आ गए तो कोई तो कहेगा कि आप पत्रकार हैं, आप व्यापारी हैं। अब जो हम पीछे क्या थे उससे तो आगे की बात नहीं चलेगी ना। राजनीतिक जीवन में जो मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर आप आकलन करिए। मनीष कश्यप का जो आकलन रहा होगा उस समय के हिसाब से था, जब वो अपना आईपैक कंपनी चलाते थे, जब वो लोगों के लिए पैसे लेकर के प्रशांत जी चुनावी प्रबंधन का काम करते थे। उस परिप्रेक्ष्य में, उस सापेक्ष में उन्होंने बोला कि आप व्यापारी थे। आज जब मनीष जी को ये बात महसूस हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, मुझे सही रास्ता पे आना चाहिए, वो आ गए और हमने स्वागत। चले, आईपैक का नाम लिया आपने। आईपैक अभी आप लोग कैसे सहयोग के रूप में काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, आईपैक से हमारा कोई लेना देना नहीं। आईपैक से अलग हो चुके हैं प्रशांत जी, और जब से आए तब से अलग हो गए। लेकिन लोगों का कहना है बिहार के पूरा चुनाव की रणनीति आईपैक की तैयार कर रही है। लोगों तो कुछ भी कहेंगे ना, बिना समझ के लोग बिना सिर पैर के बात करेंगे। जो बोलते हैं उसे बोलिए ना, डेटा लेकर के आए। आईपैक से कब हटे, कब उन्होंने बाहर निकल के छोड़ दिए। एक और क्वेश्चन था कि डाटा चोरी का आरोप आपके नेता पे लगा है, मालूम है? राजद के सोशल मीडिया के जो हैंडल थे वो बोला जा रहा है कि प्रशांत किशोर भेजे वहां पर रखे और डाटा लेकर निकलवा लिए। ए भाई, अगर आप इतना ही आपको समझ है तो आप इस पे हमारे पे मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रशांत जी डाटा चोरी करेंगे? प्रशांत जी के पास कितना करोड़ डाटा होगा आपको मालूम भी है? बोला जा रहा है जी के पास बोला जा रहा है, सुनिए मेरी बात, अब सुनिए ना मेरी बात। डाटा का बोला जा रहा है, डाटा का सही उपयोग प्रशांत जी करते हैं तो इसलिए डाटा वो चोरी करवाए। सुनिए ना, प्रशांत जी का जो वॉलंटियर है पूरा देश में है, और अब बिहार की बात करते हैं। बिहार का कौन सा ऐसा घर है जहां पे जनसुराज का वॉलंटियर नहीं गया है? बाय नेम डेटा हमारे पास पहुंचा हुआ है। क्या बात करते हैं आप? अब आपके गांव में गया हमारा वॉलंटियर, आपका नाम और नंबर लेकर के आया, नहीं मिलेगा क्या? लेकिन मिलेगा कि नहीं? मेरी बात और वोटर को आप बदलने के प्रयास वो तो करेंगे ना। आपके गांव में अगर हमारा वॉलंटियर जाएगा, आपके पड़ोसी से जाकर के आपका नाम और नंबर लेना चाहेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो तो आसानी से सारा डेटा हमने लोगों से कलेक्ट किया है। ये बिना सिर पैर का बात कर रहा है कि चोरी किया है।
डेटा हमने कलेक्ट किया है। हमने अगर आपके पोर्टल से चोरी किया है तो भाई अब साइबर क्राइम में केस क्यों नहीं करते? हमारे ऊपर समन करिए, हमारे ऊपर आप नोटिस भेजिए। ये सब बेबुनियादी बातें हैं। ठीक है। मनीष कश्यप को आपके पार्टी में आने से कितना मजबूती मिला? देखिए, हर वो व्यक्ति जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो गरीब बच्चों की शिक्षा और लोगों को रोजगार के लिए लड़ना चाहते हैं, उसके हर छोटे या बड़े प्रयास से जन सुराज को फायदा है और जन सुराज के फायदे से बिहार के जनता को फायदा। मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे? ये मैं आपके पार्टी के चुनाव मैं इसके ऊपर अधिकृत वक्ता नहीं हूं स्टेटमेंट देने के लिए कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। मैं इतना बोलूंगा कि मनीष कश्यप हो या सुबोध तिवारी हो या आदरणीय प्रशांत किशोर जी हो या प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हो या कोई भी नेता हो, पार्टी जिसकी जो भूमिका तय करेगी वो कार्यकर्ता उस काम को करेगा। ठीक है। वो चाहे चुनाव लड़ने के लिए तय कर दे या प्रचार करने के लिए करे या जो भी काम पार्टी हमें देगी हम उसको करते हैं। हाँ, अब आते हैं आपके क्षेत्र पे, कल्याणपुर पे आपकी सबसे बढ़िया तैयारी मानी जा रही है। कैसी ऐसी तैयारी है जो सबसे अलग आपको बनाती है, बाकी कैंडिडेट से अलग बनाती है? जन स्वराज में भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो आपके जैसे तैयारी कर रहे हैं। आपका तैयारी इस स्तर पे है, अलग कैसे बना? विवेक जी, आप पत्रकार हैं, आप क्षेत्र में जाते होंगे और थोड़ी सी आप यंग हैं, थोड़े आपसे जो ज्यादा उम्र के लोग होंगे वो इस बात को समझेंगे जो ज्यादा चुनाव कवर किए हैं। जी। चुनाव लड़ने का यहाँ पे जो तरीका रहा है ना, जब कोई पार्टी सिंबल दे देती है उसका कैंडिडेट जाता है, हर गांव में अपना आदमी पहले से तय करके रखा हुआ है, उनके साथ बैठता है, चुनावी प्रचार करता है, लड़ता है। हमने सीधा जनता से कनेक्ट किया। अगर आपके गांव में गया और विवेक कुमार ने बोला मेरे पास 100 वोट है तो मैं आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे लोगों को तरजीह ही नहीं दिया। मैं सीधा जनता से कनेक्ट हो रहा हूं। मैं लोगों को बुला करके, मैंने जितनी सभाएं की है कल्याणपुर में 75 से ज्यादा सभा मैंने करा है जिसमें 200 से ज्यादा लोग थे। 5 अभी तक ऐसी सभा कर चुका हूं जिसमें 1000 से ज्यादा लोग हैं और अभी 34 के 34 पंचायत में 2-2 हजार लोगों का सभा करूंगा। अभी तो आप देखते रहिए, चुनाव नजदीक आने दीजिए। मैं तो हर जगह लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं, मेरे मंच पे आके बहस कर लीजिए ना। जनता के सवालों का मैं जनता की तरफ से सवाल पूछता हूं, आप जवाब दे दीजिए, आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। जनता जिसको नेता मान लेगी वही चुनाव लड़े, बाकी लोग पिछड़ जाए। मैं तो खुल्लम खुला चैलेंज देता हूं सभी लोगों को, आ जाइए। आपके लिए सबसे जो मुख्य मुद्दा क्या रहेगा कल्याणपुर से? भ्रष्टाचार, शुरू से अंत तक भ्रष्टाचार दुखी हूं मैं। राजनीति में आया हूं भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। सारे वो लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं मुझे अपना दुश्मन समझने लग गए अभी से। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, चुनाव अपनी जगह है, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हो गई है। एक चपरासी से लेकर कलेक्टर तक कोई भी भ्रष्टाचार करेगा उससे मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। भ्रष्टाचार तो सब जगह संलिप्त है और आप जिसके साथ वोट मांगने जाएंगे उसमें से 50% लोग भ्रष्टाचार में। कोई बात नहीं, हमको वोट दे ना दे, अगर आप मेरे साथ हैं, कल आप भ्रष्टाचार करिएगा तो मैं आपका विरोध करूंगा। आप चाहे मुझे मेरा जितना। तो जो प्रमुख मुद्दा रहेगा वो भ्रष्टाचार है। मेरे लिए प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार है। दूसरी बात देखिए, सरकार के पास जो पैसे आते हैं, जो फंड आते हैं, उस फंड का सही सदुपयोग हो, उसमें चोरी ना हो, लोगों तक उसका पहुंचे, भ्रष्टाचार ना हो, ये मेरा मुद्दा है जिसके लिए मैं चुनाव पे काम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने सही बातों पे इतनी अच्छी बेबाकी से जवाब दिया। हमारे साथ सुबोध कुमार तिवारी जी थे जिन्होंने सभी प्रमुख बातों पे बहस किया और बहस के साथ साथ सटीक जानकारी भी दी, सटीक आंसर भी दिया जो आपको संतुष्ट करे और हमारे अनुसार जो हमारे क्वेश्चन थे और हमारे संतुष्टि के साथ उतर आया। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने आसपास लोगों को शेयर करें और कल्याणपुर से हैं तो इनकी बातें पहुंचाने के लिए जहां पे अभी तक नहीं पहुंचा है शेयर कीजिए और उन तक बातें पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।